नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की चुनावी शिकस्त खाते ही ममता बनर्जी की टीएमसी ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। टीएमसी में मचा घमासान अब और बढ़ता भी जा रहा है। अब पार्टी पर कब्जा जमाने की जंग शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले गुट ने ममता बनर्जी का तख्ता पलटकर टीएमसी के नए अध्यक्ष के तौर पर अरूप रॉय की ताजपोशी कर दी। टीएमसी के बागी विधायकों ने जिस तरह ममता बनर्जी का तख्ता पलटकर नया संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है, उससे तो साफ है कि ममता के हाथों से अब पार्टी निकलती जा रही है। विधायकों और सांसदों के बाद पार्टी संगठन भी हाथ से निकलता नजर आ रहा है। बागी गुट की अगुवाई कर रहे ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया कि ये पूरा अधिवेशन पार्टी संविधान के अनुरूप आयोजित किया गया और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। लेकिन इस बदलाव से परेशान ममता बनर्जी भागे भागे चुनाव आयोग पहुंची। ममता बनर्जी ने नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करने के बाद चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजा है। इसके मुताबिक ममता बनर्जी अब भी पार्टी की हेड बनी हुई है। तो दूसरी तरफ तृणमूल के फ्रीज किए गए बैंक खातों की जांच शुरू हो गई है। पिछले 5 वर्षों के लेन देन का हिसाब किताब किया जा रहा है। साथ ही कोलकाता में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम अब गोपाल मुखर्जी रोड हो गया है, जिसको लेकर भी एक नया बवाल और विवाद शुरू हो गया। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है अब ममता के गुट में और बागी जो टीएमसी का गुट है उसके अंदर? क्या असली और नकली टीएमसी की लड़ाई बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, टेक्निकली अभी मामला यह है कि टीएमसी का कोई हेड नहीं है। टेक्निकली यही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन में जाकर के ये कहा है कि भाई हम ही हैं। उधर वो कह रहा है कि हम हैं। उधर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा ऋतुव्रत बनर्जी को। उन लोगों ने भी डिक्लेयर कर दिया, आपने भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये मामला क्या हुआ, अब इलेक्शन कमीशन के फैसले पे निर्धारित होगा कि असली कौन है, नकली कौन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी दोनों में से कोई नहीं है। अब जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तब जाकर के ये तय होगा कि भाई कौन असली है कौन नकली है। तो ममता बनर्जी ने तो ये चिट्ठी लिख करके खुद ब खुद अपने आप को ही जो है पैर में कुल्हाड़ी मार ली। समस्या ये है ना कि इलेक्शन कमीशन अब वो बोलेगा कि भाई अच्छा आप हो, आपके साथ कौन कौन लोग हैं, संगठन के कितने लोग हैं। और ये जब कंट्रोवर्सी इस तरह की होती है तो होता यही है कि ये जो अभी आपने डिक्लेयर किया, उसने डिक्लेयर किया, उसको इलेक्शन कमीशन साइड कर देगा। इस टूट से पहले क्या वस्तु स्थिति थी उसको तरजीह दी जाएगी। जैसे उद्धव ठाकरे ने जब उनसे मांगा गया सबूत तो वो चालू हो गए, कार्यकर्ता जोड़ने में लग गए और फर्जी कार्यकर्ताओं की पूरी लिस्ट जाकर के दे दी। तो इलेक्शन कमीशन वालों ने जाकर के पता भी किया, मालूम चला सब फर्जी है। तो ये फर्जी वाला तो चलेगा नहीं। तो टेक्निकली ये मामला सब जुडिस हो गया कि भाई कौन असली है कौन नकली है। अब कोर्ट इलेक्शन कमीशन से जब फैसला होकर के आएगा तब वो जो फ्रीज कर दिया गया है बैंक अकाउंट तब खुलेगा। कई दफ्तरों में ताला लग गया, कई दफ्तरों के ऊपर ये जो लोग हैं ऋतुव्रता के वो ममता बनर्जी के लोगों को मार के भगा दिए और जाकर के वहां पे कब्जा कर लिया। तो ममता बनर्जी के पास तो अभी कुछ नहीं है, ना फंड है ना कुछ है। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है। और जहां आप जाकर के गिड़गिड़ा रही हो वहां तो बैठे हुए हैं ज्ञानेश कुमार, बहुत गालियां दी हैं आपने। तो ये जो टैंट्रम दिखा करके ममता बनर्जी आती थी फाइल पटक के, या अभिषेक बनर्जी उंगली दिखा करके वहां पे टेबल के ऊपर हाथ बजा करके, कल्याण बनर्जी हो, ये लोग ये जो गुस्से में वहां पे तूतू महमे करके निकलते थे कि जैसे सबसे बड़े शेर हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया है डंडा। अब ममता बनर्जी के लिए शुरू हो गई है परेशानी। बिल्कुल, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन को ही लेना है, क्योंकि स्पीकर ने विपक्ष के नेता के तौर पर तो ऋतुव्रत बनर्जी के नाम पर मुहर लगा दी है। मामला कोर्ट भी क्या जाएगा, वहां पे भी लंबा खिंचेगा। और स्पीकर के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ फैसला सुना सकता है? देखिए, जिस तरह की स्थिति है, हर पार्टी का एक संविधान होता है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन। उस संविधान में लिखा होता है कि आप प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं,
ट्रेजरर की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, पार्टी का संगठन कैसा होगा, और उसमें जिस तरीके से हर पार्टी के लिए होती है वर्किंग कमेटी, वर्किंग कमेटी के जो मेंबर होते हैं वही चुनाव आगे करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा। फिर उसके बाद अगर पार्टी के प्रेसिडेंट यानी स्टेट लेवल की पार्टी है या फिर नेशनल लेवल की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी उस पूरे संविधान के अनुसार काम नहीं करती। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करती। लालू प्रसाद यादव इतने समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट बना देते हैं, लेकिन आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, नेशनल कन्वीनर वो हमेशा वही नेशनल कन्वीनर रहेगा। क्या पार्टी में किसी स्तर पर प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ? तो चुनाव आयोग तो ये देखता है कि ममता बनर्जी जब से पार्टी बनाई है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई, तो अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने किस प्रक्रिया का पालन किया, कैसे वो अध्यक्ष बनी रही या नॉमिनेट कर दी जाती थी। तो उसके बाद अभी जो व्यवस्था पार्टी के अंदर है उसमें तो वही पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर चुनते हैं, और उसमें संख्या बल देखा जाता है क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी के अंदर वो तो स्पीकर का मामला है, इसलिए स्पीकर ने लोकसभा के अंदर भी और स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी उन लोगों को मान लिया कि नहीं, आप ही असली लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हो विधानसभा या लोकसभा के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन का काम है क्योंकि रिकॉग्नाइज वही करती है। अब ऐसी स्थिति में जो इतिहास बताता है किसी भी पार्टी के लिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ यही हुआ, उसके बाद एनसीपी के साथ यही हुआ। इससे पहले की बात देखिए तो रामविलास पासवान के बेटे ये चिराग पासवान चीखते चिल्लाते रह गए, उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस पार्टी लेकर चले गए, इनको अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास बनाना पड़ गया। तो जो अभी स्थिति टीएमसी के है, अगर ममता बनर्जी ये संघर्ष मोड में रहेगी तो लंबे समय तक ये संघर्ष करती रहेगी। सिंबल न इनके पास होगा न उनके पास, तीसरा सिंबल दिया जाएगा, जैसे कि उद्धव ठाकरे को कुछ समय दिया गया, और उसके बाद एनसीपी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, और उसी में इस बार के विधानसभा चुनाव में सब जुडिस मैटर लिखवाया गया था सारे पोस्टर पर अजीत पवार के गुट के लिए, जब उन्होंने अपने सिंबल का इस्तेमाल किया, कि कुछ चुनाव आयोग ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था असली एनसीपी यही है। तो ममता बनर्जी के पास विकल्प क्या है? वो अपना टीएमसी एम बना ले ममता बनर्जी के नाम से, क्योंकि यही तो बोलती थी कि हम फिर से अपने दम पर पार्टी खड़ी कर लेंगे। तो फिर ये विधायकों के लिए, पार्टी के लिए, फंड के लिए ये गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? अपने दम पर फिर से पार्टी खड़ी करो। अभी इनके पास विकल्प कुछ नहीं है, केवल संघर्ष ही संघर्ष है, और भी पैसा भी नहीं है। तो ये जो 65 करोड़ रुपया पिछली बार सिंघवी सिब्बल को दिए थे, अभी तो 2 करोड़ 1 करोड़ देने के लिए इनको अपना बंगला बेचना पड़ेगा। अभी स्थिति इनके पास सबसे खराब दौर से गुजर रही है। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ ममता बनर्जी के हाथ से निकल गया। लेकिन सर, जो फ्रीज अकाउंट है, बताया जा रहा है कि उसकी जांच भी शुरू हो गई है। तो क्या जो खर्च पार्टी ने अब तक इतने सालों में किए, कि कहां पे कितना खर्च किया गया, किसके नाम पे अकाउंट है, क्योंकि बहुत सारे खातों का जिक्र किया जा रहा है, क्या अब उस पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि जांच की तो शुरुआत हो गई है। देखिए, जब ये सरकार आई तो सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो के अंदर भी और अमित शाह ने भी कहा था कि वो 3 अलग अलग प्रकार के वाइट पेपर्स निकाल के लेकर के आएंगे, जिसमें एक भ्रष्टाचार का होगा, जिसमें टोलाबाजी है, जिसमें सिंडिकेट है, जिसमें कट मनी है, ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज क्राइम जो हुए हैं उसके ऊपर ऑलरेडी कमेटी भी बनी हुई है और उसके ऊपर जांच चल रहा है। उसी के तहत, क्योंकि एक खबर आ गई 2 दिन पहले कि पिछले 4 सालों में 131 करोड़ रुपए, 131 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड प्लेन और ट्रैवल में खर्च हुआ है अभिषेक बनर्जी के। अब ये पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्या हुआ, सरकार का कितना गया, पार्टी का कितना गया, ये दरअसल अभिषेक बनर्जी को घेरने की पूरी प्रक्रिया है। अब मालूम चल रहा है कि 1400 करोड़ रुपए जो है टीएमसी के बैंक अकाउंट में है, और वो भी इस साल इलेक्शन ईयर के पहले का 2025 31 मार्च तक का वो बकायदा रिटर्न जो कागज जो बता रहा है। अब ये जो जांच की जा रही है कि भाई पैसा कहां से आया, पैसा कहीं कटमनी का तो नहीं है, पैसा टोलाबाजी का तो नहीं है, पैसे का सोर्स तो बताना पड़ेगा, और जिन लोगों ने ये पैसे दिए वो लोग कौन हैं। अब इसमें ये सारे लोग फंसने वाले हैं,
क्योंकि ये 1400 करोड़ रुपए का तो बताना, क्योंकि वो बहुत सारे केसेस में तो ये मालूम चल रहा है कि तरह तरह के अलग अलग किस्म के प्राणी लोगों ने जो है वो उसमें पैसे दिए हैं। और ये सारी जानकारी कौन दे रहा है? जो पार्टी से टूट के निकल गए हैं वो बता रहे हैं कि वहां पकड़ो, वहीं पे सब खजाना मिलेगा। और जब ये लोग पकड़े जाएंगे ब्लैक मनी के चक्कर में तो फिर ईडी घुसेगी और फिर लंबा अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी जो है वो जेल का सफर करके आए। बिल्कुल, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहले ही बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी भ्रष्टाचारियों को। लेकिन ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है, सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर जो रखा गया उसको लेकर अब इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया है? देखिए, विवाद ये लोग कर रहे हैं, विवाद तो करना नहीं चाहिए। अगर पार्टीशन के समय से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला स्टेट पंजाब और बंगाल था। इन दोनों जगहों पर पार्टीशन हुए, हजारों हजार लोगों की हत्या की गई और उसमें सबसे ज़्यादा हत्या की गई पश्चिम बंगाल में, जो अभी पश्चिम बंगाल है, क्योंकि वहाँ पर सुहारवर्दी मुख्यमंत्री हुआ करता था। इसने खुलेआम मैदान में बोल दिया था मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को कि हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा और तुम जाकर जितना कत्लेआम मचाना है कत्लेआम मचाओ। 10,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या। और उसमें एक गोपाल पाठा हुआ करते थे जिनके नाम पर अब एवेन्यू का नाम रखा गया, जिनको गोपाल मुखर्जी पूरा नाम था, गोपाल पाठा कहते थे क्योंकि हिंदुओं के लिए उन्होंने पूरा संगठन बनाया था आत्मरक्षा के लिए भी, और मुसलमानों के आक्रमण के खिलाफ वो कैसे मोहल्लों में रक्षा कर सकते हैं उनके नाम से। तो अब पश्चिम बंगाल में सुहारवर्दी के नाम पर सड़क होनी चाहिए या गोपाल मुखर्जी के नाम पर सड़क होनी चाहिए, ये तो विपक्ष में बैठी इन पार्टियों को तय करना है। लेकिन इन लोगों ने टेक्निकल आधार पर इसको पूरे कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की कि कुछ सुहारवर्दी एक नहीं था, सुहारवर्दी तो कई थे और उसमें चचा भतीजा दोनों थे, हसन सुहारवर्दी और हुसैन सुहारवर्दी। हसन सुहारवर्दी जो थे वो ब्रिटिश काल के थे, उस समय वो पहले वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हुआ करते थे। उस टेक्निकल आधार पर सुहारवर्दी के पूरे परिवार के बारे में बात करोगे, सुहारवर्दी आते ही नाम हसन और हुसैन सुहारवर्दी का आएगा। जिन्ना अगर 1000 लोगों का सरनेम होगा तो जिन्ना के नाम पर यहां पर सड़कें और हॉल बना दिया जाएगा। इसीलिए अभी इस्लामिक कल्चरल जितने वहां पर सबूत हैं उसको भी बदलने की कोशिश चल रही है। और वो जो बुचर ऑफ बंगाल था उसके नाम से अगर कुछ भी वहां एक तिनका का भी सहारा होगा तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, जो शुभेंदु सरकार का मानना है। इसलिए अभी पश्चिम बंगाल के अंदर नाम परिवर्तन एक नहीं होंगे बल्कि कई और होंगे। मुस्लिम नेम नहीं रखे जाएंगे जो आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले के नेताओं के नाम पर थे, और मुस्लिम लीग के नेताओं के नाम पर तो रखा ही नहीं जा सकता, ये सारे मुस्लिम लीग के नेता थे। तो ऐसी स्थितियों में अभी टेक्निकली बात कर करके किसी तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका असर तो बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि गोपाल पाठा फिर से जिंदा हो गए, अब वो हिंदू आइडियोलॉग जिंदा हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी कई ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर छुट्टी की घोषणा भी की गई है। तो जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन जनता तो खुश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, वामपंथियां, ये लोग तो कह रहे हैं कि अब हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, इन लोगों को तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि इन्हें अब पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें अब चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना है, इन्हें पंजाब में लड़ना है। तो उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करनी है। इसीलिए अभी ये जो बातें कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सेंट्रिक नहीं है बल्कि यूपी सेंट्रिक है। इसमें एक बात और मैं कह दूं कि मैं गया हूं उस एवेन्यू में, जो बोर्ड लगा हुआ है वो सोहरावर्दी एवेन्यू लिखा हुआ है, वहाँ हसन हुसैन नहीं दिया हुआ है। और सोहरावर्दी जब लिखा हुआ है तो कौन से सोहरावर्दी हैं भैया? आपको मुसलमानों के तलवे चाटने हैं। और मुस्लिम लीग का नेता, क्योंकि आपका मुस्लिम लीग के साथ केरल के अंदर जो है, और ये आकर के बता रहा है कि नहीं वो तो वाइस चांसलर हुआ करते थे। कब थे वाइस चांसलर? 1933 के अंदर देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, कत्लो गारत हुआ कलकत्ता के अंदर, हिंदुओं को काटा गया कलकत्ता के अंदर। तुम्हारे शरीर के अंदर अगर जरा सा भी देश प्रेम होता तो सोहरावर्दी के नाम को तुम वैसे ही मिटा दिए होते जब बंटवारा हो गया धर्म के नाम पर इस देश का। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, इसके लिए अपनी आत्मा बेच दो। क्या तमाशा है?
जिस सोहरावर्दी को जूते मार करके वो पाकिस्तानियों ने ट्रीट किया, जो उसके लिए विलन है, आपके लिए जो है वो बहुत बड़ा हीरो हो गया। ये अजब कहानी ये लोग जो है पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। ये तमाशा बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये जो टेक्निकलिटी चाचा और भतीजा और पता नहीं क्या क्या, ये सारे लोग दरअसल मुसलमानों के वोट के लिए, मैं बार बार कहता हूं कि इन लोगों को नंगा होकर चौराहे पे नाचना पड़े तो वो भी करने को तैयार हैं। इन लोगों की गैरत खत्म हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी लगातार सियासी संकट में घिरती जा रही हैं। पहले विधायक, फिर लोकसभा सांसद बागी हुए और अब टीएमसी की कमान भी उनके हाथ से निकल गई है। इससे साफ है कि टीएमसी के भीतर सत्ता संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और ममता के हाथों से बाजी निकलती जा रही है। अब बैंक खातों की भी डिटेल्स खंगाली जाएगी। ममता और अभिषेक का पूरा हिसाब किताब खंगाला जाएगा। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।